तो स्टूडेंट्स आपने सेल के बारे में जान लिया और सेल के जो आउटर कवरिंग होते हैं तो उनके बारे में जान लिया। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो साइटोप्लाज्म है, इसमें सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है। तो आइए उनको जान लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। ये एनिमल सेल आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू येलो कलर में शो किया गया है ये है सेल मेम्ब्रेन। और जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन से एंटर होते हैं अंदर की जानिब तो यहाँ पर हमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, चूँकि इनमें मुख्तलिफ किस्म के आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, मालिक्यूल्स और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं तो इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ये एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म को हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली दो पार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है साइटोसोल है और जो दूसरा पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनील। तो जैसे ही हम ये सेल मेम्ब्रेन से एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। जिस तरह आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो जितने भी इन सब्सटेंसेस, इन स्ट्रक्चर्स की बात मैंने की तो ये है सेल ऑर्गेनील्स, जी इनको हम ऑर्गन्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इन ऑर्गेनील्स के जो बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है तो इस पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं। ये साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे मुख्तलिफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ रिएक्शंस अकर होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से हम अंदर आ गए, यहाँ पे ये साइटोसोल की बात की और सेल ऑर्गेनील्स की बात की। तो इस सारे जो फ्लूइड है इनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा फिनोमेना भी हम यूज़ करते हैं, एक दूसरा टर्म्स भी हम यूज़ करते हैं जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि द लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अब क्या है? तो सेल ऑर्गेनील में हमने बात की कि यहाँ पे भी फ्लूइड सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके बाहर भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और बाहर वाले सब्सटेंस को हम साइटोसोल कहते हैं और ये सेल ऑर्गेनील्स है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए, और सेल के अंदर जो भी सेल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है तो वो यही इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, सेल में अदर सेल ऑर्गेनील को हम नहीं लेते, ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इट फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन कवर करता है, उसे बाउंड करता है और इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती है। ये ऑर्गेनीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज होती है तो वो उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती है तो उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिन सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमने पहले ही बात की कि साइटो जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है सेल और सोल का मतलब एक फ्लूइड या सोल्यूशन। तो साइटोसोल क्या होता है? ये सेल के अंदर जो एक्वियस पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनीज के अलावा। सेल के अंदर हमने बात की कि दो किस्म के चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो फ्लूइड पार्ट है तो उस फ्लूइड पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं। और उनके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो उसे हम सेल ऑर्गेनीज कहते हैं। तो साइटोसोल में आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स नजर आएगी, मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे आयंस है वो भी नजर आएगी। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये तकरीबन यहाँ पे ये सेल का 70% हिस्सा बनाता है। सेल का जो 70% पार्ट होता है वो साइटोसोल ने ही कवर किया होता है। साइटोसोल की कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे साइटोसोल में मुख्तलिफ किस्म के साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स यानी जो फाइबर स्पर्म के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को एक जगह में रखे हुए होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, साल्ट है और वाटर है। तो वाटर की बात अगर हम करें इस साइटोसोल में तो ये वाटर साइटोसोल का 90% हिस्सा बनाता है। तो ज्यादातर इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो सब्सटेंस हमने पढ़ा है ये भी साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म होता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एटम्स है, आयंस है और मॉलिक्यूल्स भी इस साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल को मजीद स्टडी करते हैं तो हम प्रीवियस अगर पिक्चर देखें तो यहाँ पर एक फिगर दिखाई दिया गया है।
यहाँ ये फिगर आप देख सकते हैं, हमने पहले ही बात की कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और ये दोनों लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, लिविंग पार्ट है तो सेल के, तो इनको हम प्रोटोप्लाज्म कलेक्टिवली कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इस साइटोप्लाज्म को मजीद स्टडी करें तो ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स और आयंस नजर आएंगे। ये मॉलिक्यूल स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्मॉल आयंस होते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करते हैं और इसके अलावा जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है तो वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइड्स के फॉर्म में एक सोल्यूशन बनाते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन को अगर हम मजीद स्टडी करते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन या तो सोल के फॉर्म में होगा या जेल के फॉर्म में। ये जो सोल फॉर्म होता है ये नॉन विस्कस होता है और ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम जेल की बात करें तो ये जेली लाइक होता है, ये नॉन विस्कस, ये विस्कस होता है, जेली लाइक होता है और ये साइटोप्लाज्म के जो आउटर साइड है, जो मेम्ब्रेन के जानिब वाला साइड है, मेम्ब्रेन के साइड वाला साइड है तो ये जेल लाइक होता है और ये मतलब विस्कस टाइप का होता है। चूँकि सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं और एक्टिविटीज़ होती है तो उन एक्टिविटी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है और उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनीज कहते हैं, सेल ऑर्गेनीज कहते हैं। जिस तरह लिविंग बॉडीज़ में या इंसान में या ह्यूमन में या कोई और एनिमल हम ले लें तो उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स उन ऑर्गेनिजम्स के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं और ये सेल ऑर्गेनील मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सेल को चलाते हैं, सेल के सिस्टम को चलाते हैं। तो जो नीचे ये ऑर्गेनीज है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल में आपको मिलेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, पेरोक्सिसोम है और वैक्यूल्स है। तो सारे ऑर्गेनीज को हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हर एक ऑर्गेनीज से एक आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन उसकी प्रेजेंट होती है और ये ज़्यादातर लीफेट से बनी होती है और इन ऑर्गेनीज के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 1850 में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मसल सेल में स्टडी किया था कोलिकर ने, और कोलिकर ने मसल में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, दानों के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर को पढ़ा था और उन्होंने इसे फिर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। तो ये स्ट्रक्चर सेल में आपको मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है एबंडेंटली। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी सेल है तो ये स्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो ये 1850 में डिस्कवर किया था ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मसल्स में कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को के अंदर तो इनका जो नंबर होता है या शेप होता है या जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये वेरी करता है। लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ये बाज़ ऑर्गेनिज्म के दरमियान वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, रॉड्स के फॉर्म में होगा या फिलामेंट्स के फॉर्म में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मॉर्फोलॉजी है ये कम्प्लेक्स टाइप ऑफ होती है। अगर इसे हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को आउटर साइड से एक मेम्ब्रेन कवर करती है, आउटर साइड से। इस मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक और मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होती है, ये चैम्बर्स बनाती है और ये एक चैम्बर अंदर बनाती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स ये ब्लू कलर में और ये फोल्डेड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन जो है ये पोल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो पोल्स बनाता है इनर मेम्ब्रेन, इन पोल्स को हम क्रेस्टी कहते हैं। सिंगल इसका क्रेस्टा है और जो मैनी होते हैं एक से ज़्यादा पोल्स है तो उसको हम क्रेस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 5 से लेकर 12 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है और इसका जो डायामीटर होता है ये 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया तो फिलामेंटस होगा, फिलामेंट्स की फॉर्म में होगा, रॉड लाइक होगा और या ये ग्लोबुलर इन शेप होगा, ग्लोब्स की तरह होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़े कि दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ये इन मेम्ब्रेन्स की हमने बात की कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होता है, ये क्रेस्टी फॉर्म करता है। इसके अलावा इन मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरमीडिएट स्पेस भी कहते हैं।
इनर मेम्ब्रेन की बात की कि ये पोर्स बनाता है और उन पोर्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। एनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ये क्रिस्टी है। इसके अलावा जो स्पेस ये क्रिस्टी या जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस कवर करता है इनसाइड, इनको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या सिंपली हम इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स बनाता है। The membranes are made of phospholipids and proteins। तो इनके जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इनकी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन ही की तरह होती है। ये फॉस्फोलिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो प्रोटीन जो बहुत ही एसेंशियल है सेल के लिए, तो वो प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो स्पेसिफिकली फॉरिन्स टाइप ऑफ प्रोटीन है, फॉरिन्स इसे हम कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि इससे पास हो इस मेम्ब्रेन से। और इनकी जो साइज़ है, सॉरी इनका जो वेट है, तो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट को के लिए एक यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर इनका वेट मॉलिक्यूलर वेट 5000 डाल्टन या इससे कम हो तो ये इन मॉलिक्यूल्स को या इस मेम्ब्रेन के थ्रू अलाउ करता है। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा होती है इसको अलाउ नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए। स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट कर देनी है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। ये मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो ये जो इंटरनल पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, को एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वाइटल जो एरोबिक रिस्पायरेशन है तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा क्रिब्स साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, तो ये एंजाइम्स और सॉल्ट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह इसीलिए उन प्रोसेसेस को अकर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में हमें खुराक से एनर्जी हासिल होती है और ये एनर्जी फिर एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में काम आती है, जिसे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है, रिस्पायरेटरी चेन है या एरोबिक रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं, तो वही इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अकर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स है या जो और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो इनकी मेटाबॉलिज्म होती है और यूरिया फॉर्मेशन है, और इसके अलावा ब्लड सिंथेसिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में दो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़े, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है जो फोल्डेड फॉर्म में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एटीफेज एंजाइम और दूसरे किस्म के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं या वन पार्टिकल भी हम उसे कहते हैं, तो वो इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं ये स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एंजाइम्स और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी में रोल प्ले करता है। मतलब इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये बेसिकली एटीपी के फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉर्म करता है। हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस नहीं की कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अपना एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स भी बना सकता है, सिंथेसिस उसकी कर सकता है, और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। बेसिक समरी पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था। तो ये स्मॉल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। सेल माइटोकॉन्ड्रिया को टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन कवर करती है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो देख रहे हैं आप। इसके अलावा इसमें एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होता है। ये जो फोल्ड फॉर्म करता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं।
इसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस को कवर करती है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं या सिंपली मैट्रिक्स भी कहते हैं। इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इनको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और मुख्तलिफ एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डीएनए के प्रेजेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे लिए एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमने स्टडी किया कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन है तो ये मेनली एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें इस तरह सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।